गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, हम लोग अब साइंस टू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी टू का जो पार्ट है, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, उसमें आज विभाजीय ऊतक और ऊतकों के जो प्रकार है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और मेरा नाम तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अब मैं अखिलेश पाल सर मुलुंड स्कूल से हूँ। तो हम लोग ने बच्चों पहले ही पढ़ा है, इसके पहले भी ऊतक के बारे में जानकारी थोड़ी तो हमने ली ही है। ऊतक क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं से ही मिलकर के ऊतक बनते हैं एक विशिष्ट कार्य के लिए। तो शुरुआत में ही इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हमने पढ़ा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं का एक समूह होता है और उससे ही बनते हैं ऊतक। ऊतक मतलब टिश्यूज। तो हमारा जो शरीर है, जैसे कि कोशिकाएं, सेल्स सभी जगह पर है और उन कोशिकाओं से बना है टिश्यूज। टिश्यूज से मिलकर के बने हैं मसल्स, मांसपेशियां, और उससे ही बने हैं अंग शरीर के। जैसे अपना हार्ट या हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, अपना किडनी हो गया, ठीक है, किडनी, वृक्क, और आंख, कान, नाक, जो भी सभी त्वचा, शरीर जो है, ये इन्हीं सब चीजों, सेल्स या कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिका से हो गया ऊतक, ऊतक से बन गए हमारे मांसपेशियां और अंग, और इन्हीं अंगों से मिलकर के बना है अपना शरीर। तो अब ये ऊतक सरल और जटिल भी होते हैं, मतलब सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से अगर ऊतक बना रहेगा तो उसको बोलते हैं सिंपल। ठीक है, तो खैर अभी ये सब जानकारी हमने पहले ही प्राप्त की है। आज हम विभाजीय ऊतक के बारे में थोड़ा लर्न करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यह विज्ञान पार्ट टू का जो जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है, उस चैप्टर का है। और उसका जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, विभाजीय ऊतक। तो वापस आपका सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग अब देखते हैं कि एक्चुअल होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, कार्य क्या है, सभी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों, ये जो वनस्पतियों में पाए जाने वाला जो विभाजीय ऊतक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम टिश्यू। अब बच्चों, आपको टिश्यू की संकल्पना तो आई गई होगी कि जो टिश्यू होता है या ऊतक होता है, वो होता क्या है। तो मैंने आपको सिंपल साफ शब्दों में क्या बताया कि कोशिका या सेल्स, सबसे छोटी जो इकाई है। जैसा कि आपने कांदे की झिल्ली को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें अब छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आती हैं। आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे, सीआईडी वगैरह सब, उसमें कैसे डीएनए, आरएनए सब पता करते हैं, है ना। त्वचा से, नाखून के अंदर कुछ त्वचा है, ब्लड है, या लार है, थूक, उसके द्वारा। तो ये कोशिकाएं हर जगह पर शरीर में है। तो उनसे ही, उनका जो ग्रुप है, समूह है, उसी को ही बोलते हैं टिश्यूज या ऊतक। और उससे ही बनता है मांसपेशी, मसल्स, चाहे वो हाथ के मसल्स हो, पैर के हो, ठीक है। तो इन्हीं से सभी शरीर के अंगक बने हैं, ऑर्गन्स, और इनसे मिलकर के बना है हमारा शरीर। ठीक है। तो वनस्पति और मानव में जो कार्य प्रणाली अलग अलग है, बट कोशिकाएं तो दोनों जगहों पे पाई जा रही है, सेल्स, है ना। वनस्पतियों में और इंसानों में, जैसे हमारे पास ब्रेन है, ओके, वैसा तो वहां नहीं है वनस्पतियों में। ठीक है, उनकी प्रजनन की प्रणाली अलग है, इंसानों की, मानवों की अलग है। खैर, तो अब ये जो विभाजीय ऊतक है, जिसको हमने कहा है कि मेरिस्टेम टिश्यू, ये वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले। अब यहाँ पर बच्चों, वनस्पतियों के
वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले विभाजीय ऊतकों के कारण उस भाग में वृद्धि होती है। तो ये विभाजीय ऊतक जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, पर्टिकुलर एरिया में वनस्पतियों के पर्टिकुलर भाग में रहता है, ठीक है। अब वनस्पतियों की उस भाग की वृद्धि होती है, जैसे कोई भी वनस्पति, आपने आम का ही पेड़ लगा लिया है, नीम का ही लगा लिया है, तो उसके अलग अलग भाग होते हैं, उसका जड़, तना, रूट्स, स्टेम, हाँ, उसके ब्रांचेस, टहनियाँ, और पत्तियां हो गई, ठीक है। तो बच्चों, अब यहाँ पर पहला पॉइंट समझ में आ गया रहेगा कि विभिन्न विभाजीय ऊतकों के कारण उसके विविध भागों में क्या वृद्धि होती है, और इस ऊतक की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक, केंद्रक मतलब जो उसका न्यूक्लियस है ना, कोशिका के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो जैसे आपको मालूम है कि परमाणु के बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उन विशिष्ट कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोशिकाओं के अंदर भी आपको मालूम है कोशिका के बहुत सारे भाग हैं। आपने 8वीं में भी पढ़ा है कि कोशिका के कौन कौन से प्रकार हैं, सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल, मतलब प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका, और उसके अंदर क्या क्या है, रेटिका है, गोल्गी संकुल है, ठीक है, उसके बाद केंद्रक है, ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल है। तो अब यहाँ पर ऊतक की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक और गाढ़ा जीव द्रव्य, कोशिका के स्पष्ट गाढ़ा जीव द्रव्य व चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की रचना झुरमुट जैसी होती है। तो विभाजीय ऊतक के बारे में है ये पॉइंट, ध्यान में रखना है बच्चों। अब इन कोशिकाओं में बहुधा रिक्तिका नहीं होती, वैक्यूल, रिक्तिका आपने 8वीं में ही पढ़ा बच्चों की, सेल में, कोशिका के अंदर एक वैक्यूल, खाली जगह भी होता है, रिक्तिका जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुधा रिक्तिका नहीं होती, ओके। और ये कोशिकाएं अतिशय क्रियाशील होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, और बच्चों अब वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजीय ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है। विभाजीय ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वनस्पतियों में वृद्धि करना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब ये विभाजीय ऊतक किस भाग में है, उसके हिसाब से ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 भाग कौन से हैं, इनके कार्य क्या है, इनके बारे में क्या विशेषताएं हैं, ये अपने को पढ़ना है बच्चों। तो अभी मैं ये तीनों भागों के बारे में आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ये आकृति आपको दिख रही है बच्चों, हाँ, ध्यान से देखना है। अब विभाजीय ऊतक के 3 भाग जो कि हैं, ये इस प्रकार हैं। प्ररोह विभाजीय ऊतक, प्ररोह विभाजीय ऊतक पहला भाग, प्ररोह विभाजीय ऊतक, ठीक है। तो पहला जो भाग है, ये कहाँ होती है, जड़ व तनों की शिराओं में होते हैं। तो मैंने बताया कि विभाजीय ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं, और ये कहाँ
कौन से भाग में पाए जाते हैं उसके बारे में ये जानकारी है बच्चों। तो उनका स्थान क्या है और कार्य क्या है, ठीक है। तो प्ररोग विभाजी ऊतक जो है जड़ व तनों की शिराओं में होती है। जड़ और तनों की जो शिराएं होती हैं वहां पर क्या होते हैं, ये होते हैं। अब कार्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जड़ व तनों का घेर व मोटाई बढ़ाना। जड़ है रूट्स, स्टेम जो तना है उसका घेर मतलब वो उसकी मोटाई बढ़ाना, उसको मोटा करना, यह इसका कार्य है। दूसरा है, उसका नाम क्या है, आंतरीय विभाजी ऊतक। अब इसका स्थान कहाँ पर है, पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में। पत्तियों के डंठल, अब पत्ती है उसका डंठल है, वह टहनी के तलहट में ये पाई जाती हैं। अब इनका कार्य क्या है बच्चों, पत्तियों व फूलों की निर्मिति करना। पत्तियों व फूलों की निर्मिति करना, पत्तियां का निर्मिति करना और फूल का विकास करना, निर्मिति करना, और साथ में टहनियों की वृद्धि करना। ठीक है बच्चों। अब तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग जो है बच्चों उसका नाम है पार्श्व विभाजी ऊतक। तो पहला प्ररोह विभाजी, दूसरा आंतरीय विभाजी, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं पार्श्व विभाजी ऊतक। तो अब ये होता कहां पर है, जड़ व तनों के पार्श्व भाग में। जड़ व तनों के पार्श्व भाग में। और इनका कार्य क्या है, आंतरिक विभाजी ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों की तनाहट में। अच्छा यहाँ पे यही छाप दिया, ठीक है। तो पार्श्व विभाजी ऊतक जड़ व तनों के पार्श्व भाग में होता है। तो निश्चित है इसका भी क्या है, विकास करना उन वनस्पतियों के जो भाग है उनमें सहायक है ये। तो बच्चों हमने जो 3 प्रकार के नाम देखे वो याद रखना है, ठीक है। प्ररोह विभाजी, आंतरिक विभाजी और पार्श्व विभाजी ऊतक। प्ररोह विभाजी, आंतरिक विभाजी और पार्श्व विभाजी ऊतक, ये 3 प्रकार के विभाजी ऊतक है। अब स्थायी ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है वो देखते हैं बच्चों। स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। 2 शब्द होते हैं, एक टेम्पररी होता है, ठीक है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए है, हम लोग टेम्पररी काम करते हैं, टेम्पररी और परमानेंट काम। तो टेम्पररी और परमानेंट। तो परमानेंट मतलब होता है स्थायी। अब ये जो स्थायी ऊतक है उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों, परमानेंट टिश्यूज, उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज, ये, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज हो गया। अब यहाँ पर स्थायी ऊतक जो है, विभागी विभाजी ऊतक की कोशिका विभाजन से तैयार हुई नई कोशिका पूर्ण वृद्धि के बाद निश्चित स्थान पर कोई विशिष्ट कार्य करने लगती है। उस समय उसका विभाजन क्षमता समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार स्थायी आकार, आकृति व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ऐसे ही विभेदित कोशिका द्वारा स्थायी ऊतक बनता है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो अब ये जो स्थायी ऊतक है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा कि विभाजी ऊतक के कोशिका विभाजन। अब अपने को तो ये मालूम है कि हमारे शरीर में ही बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स सभी जगहों पर, ब्लड में जैसे कि रक्त में भी है सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है ना। हमारे शरीर की त्वचा जो है, चमड़ी के ऊपर जो त्वचा है उसमें भी बहुत सारे सेल्स रहते हैं।
तो उसमें से जो सेल्स मृत कोशिकाएं रहती हैं, हम लोग नहाते हैं, साफ करते हैं शरीर, तो मृत कोशिकाएं निकलती रहती हैं, उसमें नई नई कोशिकाओं का जन्म होते रहता है। अब सेल डिवीजन हो करके एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, ऐसा सेल्स कंटिन्यूस बनते रहते हैं जब तक हम लोग जीवित है, खाना पीना खा रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, और हमारे शरीर में ऐसे ही असंख्य कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। बहुत सारी कोशिकाएं मृत हो रही हैं, नष्ट भी हो रही हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो सेल्स का जो वृद्धि है, इसके अलग अलग प्रकार हैं इसके। तो खैर, अब स्थायी ऊतक के बारे में हम लोग ने देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है बच्चे लोग, तो अब सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और इनके कार्य के अनुसार इनके विभिन्न प्रकार हैं। इसमें से सबसे पहला है पृष्ठभागी ऊतक, एपिडर्मिस। तो यह भी उसका प्रकार है बच्चों, एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके लिए आपको प्रयोग अगर देखना है तो उसके बारे में पता है कि रियो लिली या कोई भी ताजे मांसल पत्ते लीजिए, ये वनस्पति का नाम है, और उसको खींचकर वो दबाकर ऐसे तिरछा फाड़े कि टुकड़े के साथ पत्ती की पारदर्शक छाल दिखने लगे, और चिमटी से इसकी छाल को अलग करके सेफ्रानिन रंजक के विरल द्रव्य में 1 मिनट रखें। सेफ्रानिन रंजक द्रव्य एक सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर 1 मिनट तक रखना है, और उसके बाद कांच की स्लाइड लेना है और उसके ऊपर फैला करके सूक्ष्मदर्शी से छाल का निरीक्षण करें। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जब उसका निरीक्षण करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर चित्र भी दिया है बच्चों, देखो यहाँ पर चित्र दिया है ना। ये रियो वनस्पति के ऊतक के बारे में है। तनोआ पत्तियों के अधिचर्म पर क्यूटिकल नामक मोम जैसी परत होने के कारण उसके निचले भाग में पानी को जमा रखा जाता है। तो ये उसके बारे में है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सरल स्थायी ऊतक के प्रकार देखना है, और हमको बाद में देखना है जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार। तो पहला है सरल स्थायी ऊतक के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों आकृति दिख रही है। अब ऊतक का नाम है, और यहाँ पर 3 भाग दिख रहे हैं, मूल ऊतक, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा स्थूल ऊतक, और यहाँ स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। ठीक है, तो यह 3 प्रकार है। अब इसमें होता क्या है, इस आकृति देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर रिक्तिका है, वैक्यूल है, हरित लवक है, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है कॉलेनकाइमा स्थूल ऊतक, उसके अंदर भी देखो रिक्तिका दिख रही है, कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल नजर आ रहे हैं। अब तीसरा जो है दृढ़ ऊतक, यहाँ पे लिग्निन युक्त मोटी भित्तिका होती है, लिग्निन मटेरियल से बना हुआ एक वॉल जो है भित्तिका, वह मोटी उसकी परत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिकाओं का स्वरूप दिया है, मतलब 3 प्रकार ही हम लोग को पढ़ना है, मूल, स्थूल और दृढ़। मूल, स्थूल और दृढ़। तो बच्चों अब हम लोग को देखना है कोशिकाओं का स्वरूप क्या होता है, मतलब कोशिकाएं होती है तो उनका स्वरूप कैसा दिखता कैसा है।
वो जो कोशिका है वो दिखता कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर पौली पतली रहना चाहिए, यहाँ पर पतली कोशिकाएं, कोशिकीय दीवारें, आंतर कोशिकीय अवकाश पूर्ण जीवित कोशिका। दूसरा जो देखा था हमने, क्या देखा था बच्चों, दूसरा हमने देखा था स्थूल और तीसरा दृढ़, बराबर। तो यहाँ पर स्थूल ऊतक जो है उसकी कोशिका का स्वरूप दिया गया है लंबी सेल्यूलोज, लंबी कोशिका सेल्यूलोज व पेक्टिन। अब ये सेल्यूलोज क्या है, पेक्टिन क्या है बच्चों? सेल्यूलोज तो आपको मालूम ही है, सेल्यूलोज क्या होता है ना। तो जैसे हम लोग को मालूम है कि जो पेपर वगैरह है वो सेल्यूलोज नामक मटेरियल से बना है। तो सेल्यूलोज जो पदार्थ है वनस्पति में पाए जाने वाला है, और इन्हीं सेल्यूलोज, ये पेपर जो बनता है सेल्यूलोज मटेरियल से ही बनता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज एक पदार्थ का नाम है, ओके। तो लंबी कोशिका सेल्यूलोज व पेक्टिन के कारण कोने से कोशिका भित्ति का मोटा होना और जीवित कोशिका, ठीक है। और दृढ़ ऊतक के कॉलम में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों किनारों पर संकरी तंतुमय व मृत कोशिका, कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ का होना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लिग्निन नामक पदार्थ जो है वह पाया जा रहा है, वह होता है, ठीक है। किनारों पर संकरी, संकरी मतलब एकदम बारीक, तंतुमय मतलब रेशे जैसा, ठीक है, वह मृत कोशिका, ओके। तो बच्चों अब ये कौन कौन से भाग में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से भाग में पाई जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से भाग में पाई जाती है, यहाँ तक क्या था, मूल, और उसके बाद क्या था, हम लोग ने 3 पढ़ा ना, ठीक है। तो मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो अबे कौन कौन से है, अभी स्थूल ऊतक में हम लोग देख रहे हैं जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल व बीज सभी अवयवों में। ये जो मूल ऊतक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं आपको मालूम है, सरल स्थायी ऊतक के प्रकार देख रहे हैं बच्चों। उसके बाद जटिल में जाएंगे। तो जो स्थायी ऊतक, जो परमानेंट टिश्यू हमने कुछ देर पहले देखा, उसके ये प्रकार दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टाइप होगा वो होगा जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो बच्चों अब कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल ऊतक है उसमें हमने देखा जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल व बीज सभी अवयवों में, सभी अवयवों में, सभी अंगों में, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है, पत्तियों का डंठल तना शाखाओं की तलहट में, पत्तियों का डंठल तना और शाखाओं के तलहट में। और दृढ़ ऊतक के कॉलम में हम देख रहे हैं कहाँ पाई जाती है, यह तना, पत्तियों की शिराएं, बीज का कठोर कवच, नारियल का बाह्य आवरण, नारियल का बाह्य, नारियल तो आपको मालूम ही है ना। तो उसका जो बाह्य आवरण है, आउटर कवर है वहां पर, ठीक है बच्चों। अब कार्य क्या है, अब नीचे नीचे जो जो आ रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके कार्य क्या है, ये जो कार्य है, मूल ऊतक है ना, दृढ़ ऊतक हो गया। तो बच्चों अब हम लोग कार्य, कार्य देखना है बच्चों अपने को। तो अब इनके कार्य क्या है, रिक्त स्थान भरना, यांत्रिक आधार देना,
अन्न भोजन संग्रहित करना, और दूसरे कॉलम में क्या देख रहे हैं बच्चों, अवयवों को लचीलापन व आधार देना, लचीलापन व आधार देना। ठीक है, मतलब जो अवयव है, अंग है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना और आधार देना, उनको बेस देना। आधार देते ना, ठीक है बच्चों। अब दृढ़ ऊतक के कॉलम में देखा हमने कि अवयवों को शक्ति व मजबूती देना, मतलब कड़कपन देना, मजबूत देना। जो अंग है, जो अवयव है, उसके अंदर स्ट्रेंथ देना, पावर देना। तो ये किसका काम है, दृढ़ स्थायी ऊतक है, उसका कार्य है। ठीक है बच्चों। अब उसके उप प्रकार है हरित ऊतक, वायु ऊतक। हम लोग मूल ऊतक के बारे में देख रहे हैं। पत्तियों के मूल ऊतक प्रकाश संश्लेषण करना, और वायु ऊतक क्या करता है, जलीय वनस्पति के तनों व पत्तियों को तैरने में मदद करती है। बहुत सारे जलीय वनस्पतियां हैं, ठीक है, इनके तनों और पत्तियों को तैरने में मदद करती है। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा, समझा उसके बारे में। अब इसका अगला टॉपिक है जटिल स्थायी ऊतक। जैसा नाम है, अब सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो सरल ऊतक है वो एक प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। सिंपल बात यह है कि सरल है तो सिंपल ही रहेगा एकदम, एक प्रकार की कोशिका है। और जटिल है, कॉम्प्लेक्स, तो वो सिंपल तो रहने वाला नहीं है ना। तो दोनों में यही फर्क है बच्चों। ओके। अब जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो अब हम लोग उसमें देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट आ गया जाइलेम और फ्लोएम, या जलवाहिनी और रसवाहिनी। तो वनस्पतियों में जलवाहिनी रसवाहिनी होते ही है, आपको पता ही है। अब वनस्पतियों के जो अंग हैं, जड़, तना, डंडी, डंठल, टहनी, पत्तियां, सारे अंगों का विकास करना है। जल जमीन से जड़ों द्वारा होते हुए उसकी ऊंचाई पर जो टहनी गई, पत्तियां गई, वहां तक भी उसको जल मिलना चाहिए। सूर्य प्रकाश मिलेगा तब जाके वनस्पति का क्या होगा, ग्रोथ होगा। वनस्पति जो है, तभी जाकर के वनस्पति की वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों आगे। तो जलवाहिनी, जाइलम और रसवाहिनी। तो जटिल स्थायी ऊतक में जलवाहिनी के बारे में देख रहे हैं। और अब यहाँ पर वाहिनिका, संवहनी पुल जलवाहिनी में दिख रहा है, जबकि रसवाहिनी का भी यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। इसमें सकोशिकाएं ही चालनी नलिका है। विशेषताएं देख लेते हैं। अब हम लोग जलवाहिनी और रसवाहिनी दो प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, इस
हम लोग जल वाहिनी और रस वाहिनी के बारे में देख रहे थे बच्चों। तो हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जल वाहिनी रस वाहिनी, हाँ आ गया। तो बच्चों अब थोड़ा सा आवाज का इश्यूज है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बच्चों, अभी बारिश की वजह से। खैर ये सब तो चलता रहेगा, हमें अपना पढ़ाई जारी रखना है। तो विशेषताएं देख रहे थे हम लोग बच्चों। इस कोशिका की दीवारें मोटी और प्रायः मृत होती हैं, जबकि यहाँ पर रस वाहिनी वाले कॉलम में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इस कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य वाली जीवित कोशिका होती है। मृत कोशिका, जीवित कोशिका, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी इसकी आइडिया दिया, संकल्पना दिया। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के प्रकार, तो जल वाहिनी और रस वाहिनी दो प्रकार है उसमें। कोशिकाओं के प्रकार, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो वाहिनिका, वाहिनिया, तंतु मृत कोशिका, जल वाहिनी, मूल ऊतक और जीवित कोशिका। जबकि यहाँ पर रस वाहिनी में हम यहाँ देख रहे हैं कि चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, रस वाहिनी, मूल तंतु, जीवित कोशिका, रस वाहिनी, तंतु मृत कोशिका। और इसके बाद जो बच्चों अपने को पढ़ना है अगेन, उसके कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कि इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, कार्य क्या है ना। हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, उसका फंक्शन क्या है ना। जैसे हमारा हार्ट है, हृदय, तो हम लोग को मालूम हृदय है, बट हृदय एक पंप का काम कर रहा है, मतलब ब्लड को, रक्त को पंपिंग कर रहा है। जैसा पंप देखो पानी को घरों में, बिल्डिंगों में पंप करके ऊपर तक दूरी तक पहुंचाता है ना। वैसे ही एक पंप का काम करता है हृदय, हार्ट। किडनी का भी काम है फिल्टर करना, अपना लंग्स या फेफड़ों का भी काम है ना। तो ये सब का हमने हर अंगों के कार्य के बारे में जानकारी तो हासिल की हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो स्थायी ऊतक जो है जटिल, उसमें जल वाहिनी और रस वाहिनी, इसके कार्य क्या है वो ध्यान में रखना है बच्चों। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है। पानी और खनिजों का वहन नीचे से ऊपर की दिशा में करती है जल वाहिनी। जैसा कि आपको कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि समझ लो अगर 50 फुट कोई लंबा झाड़ है, पेड़ है, वृक्ष है, तो जड़ तो जमीन में है, उसकी टहनी 50 फुट ऊंचाई पे है। तो अभी उसकी ऊपर वाली टहनी को भी तो वृद्धि करना है, पत्तियों का विकास करना है, तो पानी तो पहुंचना लाजमी है ना। पानी तो पहुंचना जरूरी है। सूर्य प्रकाश तो खैर मिल गया, तो पानी भी जमीन से मूल्य दाब प्रेशर के कारण वह जमीन से जड़ों से होते हुए पानी ऊपर की कोशिकाएं जो टहनी है, पत्तियां, वहां तक भी पहुंचना जरूरी है और पहुंचती भी है। समझ आया बच्चों। तो पानी और मिनरल्स, खनिजों का वाहन, खनिज, और वनस्पतियों को भी तो चाहिए ना खाद, पानी, मिनरल, खनिज। जैसे हम लोग को चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, हम लोग को भी सब अलग अलग प्रकार चाहिए। वैसे वनस्पतियों को भी चाहिए खाद, पानी, खनिज चाहिए, मिनरल चाहिए। किस काम के लिए, वनस्पतियों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके बच्चों। तो अब बच्चों तो जल वाहिनी का कार्य, फंक्शन हमने देख लिया बच्चों। अब रस वाहिनी के बारे में देख रहे हैं। तो बच्चों अब रस वाहिनी जो है इसके बारे में देख रहे हैं कि
एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाएं, पत्तियों से शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन। ठीक है, तो ये सब चीजों का जो है ऊपर तथा नीचे की ओर करती हैं, नीचे की दिशा की ओर। तो ये हो गया, हम लोग ने देखा अभी रस वाहिनी का कार्य। एक दूसरे से जुड़ी हुई नलियां पत्तियों से शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन ऊपर तथा नीचे की दिशा में करती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चा ये हो गया आज हमने जो पढ़ा। यहाँ पर स्थायी सरल स्थायी जो ऊतक है उसके भी दो प्रकार देखे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। हमने विभाजीय ऊतक के बारे में देखा, उसके 3 प्रकारों के बारे में देखा। तो बच्चों अब आपको कोई समस्या हो तो आप पूछिए, अन्यथा कुछ समय में ये जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसका समय हो चुका है बच्चों। तो हमने जो भी पढ़ा, अगर आपको अभी कुछ समस्या, कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने बाद में पढ़ाई की और बाद में भी डाउट आया तो उसके बाद अगला जब मैं क्लास लूंगा तब भी आप इन सभी समस्याओं का डाउट को पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब ये जो क्लास है लगभग समाप्ति की ओर है, तो आखिरी का जो 8-10 मिनट है आपके लिए है। तो यदि आपको कुछ आज के जो पार्ट में टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसमें आपको कोई समस्या है तो बेशक आप पूछिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आप पूछ सकते हैं बच्चों। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, ओके सर, ओके, ठीक है बच्चों। तो आप बाद में भी पढ़िए और बाद में भी समस्या आएगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो हमने, जैसा कि हमको मालूम है कि हमने आज विभाजीय ऊतक से शुरुआत किया और उसके बारे में हमने 3 प्रकार पढ़े, प्ररोह विभाजीय ऊतक, आंतरिक विभाजीय ऊतक और पार्श्व विभाजीय ऊतक। और इनके जो कार्य क्या है वो हमने देखा। फिर हमने देखा ये स्थायी ऊतक क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, और ये परमानेंट टिश्यू जो है स्थायी ऊतक, इसके क्या प्रकार है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। और इसके बाद हमने सरल और जटिल स्थायी ऊतक में से जो सरल स्थायी ऊतक है उसके जो 3 प्रकार दिख रहे हैं, मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। अब एक्चुअल में ये तीनों जो ऊतक है, इसके तीनों भाग, ये ऊतक वनस्पतियों के किन अंगों में पाए जाते हैं और साथ में इनका कार्य क्या, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति में है बट कहाँ पाए जा रहे हैं, बट उनका कार्य क्या है, मतलब व्हाट आर द फंक्शंस। तो फंक्शन भी जरूरी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास हृदय, हृदय का कार्य क्या है, तो वो भी जरूरी है। इसके बाद बच्चों हमने जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि जो जटिल स्थायी ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इसके प्रकार क्या है। वहां पर हमने जल वाहिनी के बारे में पढ़ा, रस वाहिनी के बारे में पढ़ा। हाँ, और जल वाहिनी, रस वाहिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है यहाँ पर। और ये जो जल वाहिनी, रस वाहिनी है, जो ऊतक है जटिल, इनके कार्य क्या क्या है और कहाँ पाए जाते हैं और इनकी विशेषता क्या है, ये सब हमने पढ़ा आज। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये जो क्लास है अब समाप्त करते हैं बच्चों, क्योंकि अब आपकी तरफ से कोई कुछ डाउट आया नहीं, और आप वापस से पढ़िए घर पे। और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप अगले क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यह क्लास जो है समाप्त होता है, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया और कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं। तो यदि आपको कोई डाउट आता है बाद में पढ़ाई करने के बाद यह पार्ट, तो भी आप अगले क्लास में जब भी मेरा होगा तो ये सभी समस्याएं इस टॉपिक से संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये जो क्लास था साइंस का आज का स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।